माननीय उपसभापति जी, अभी माननीय अमी याज्ञिक जी ने जो रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया, वास्तव में पूरे विश्व के लिए यह खतरे का एक विषय है जिस पर पूरा विश्व विचार भी कर रहा है। भारत में आज शुरू से ही पूज्य महात्मा गांधी जी स्वच्छता के विषय में एक संदेश दिए थे और उस स्वच्छता को उन्होंने ये कहा था कि स्वच्छता करने का मतलब ईश्वर के भक्ति के बराबर उन्होंने इसका ये दिया था। स्वयं वो वर्धा आश्रम में जब वो रहा करते थे तो अपना अलग शौचालय बनाए थे और सुबह शाम स्वयं साफ किया करते थे। मान्यवर, जो स्थिति इस समय है पूरे विश्व में, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किया था। स्वच्छ भारत मिशन अभियान को उन्होंने स्वच्छता का अभियान भी कहा था। महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती की जब बात हुई थी तो 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने राजपथ पर जनसमूहों को संबोधित करते हुए राष्ट्रवादियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने के लिए और इसे सफल बनाने के लिए अपील किया था और ये कहा था कि साफ सफाई के संदर्भ में यह सबसे बड़ा अभियान होगा, जो निश्चित रूप से हुआ। उन्होंने स्वयं वाराणसी में गंगा के घाटों तक की सफाई कर करके इसकी शुरुआत किया था और संसद को भी इस बात का संदेश दिया कि सभी सांसद अपने क्षेत्र में भी जाते हैं तो भी मूल रूप से स्वच्छता पर ध्यान दें। और हम समझते हैं कि संसद के सभी सदस्यों ने किसी भी स्थान के रहे हों, उन्होंने यह काम किया। मान्यवर, अभी तुरंत इस विषय की गंभीरता को समझते हुए ग्लासगो समझौता हुआ है और ग्लासगो समझौता में जहां विश्व के अनेक प्रतिनिधि आए, राष्ट्राध्यक्ष भी उसमें पहुंचे। हमारा सौभाग्य है कि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस ग्लासगो समझौते में गए और उन्होंने वहां यह कहा कि हम विश्व के 17% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए यहां अपने पक्ष को रख रहे हैं। उसमें 5 मूल मंत्र उन्होंने दिया था। उसमें वेदों के वाक्यों का भी प्रयोग किया था। उन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन सभी को वे करते हुए कि यह हम जो कर रहे हैं वह पुरातन समय से ही भारतीय मनीषा ने जो किया था वह उसका एक भाग रहा है। श्रीमान, देश में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या है। केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कई अहम फैसलों को जमीन पर उतारा है। इसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे का निर्माण शामिल है। इन एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली से गुजरने वाले 6000 हैवी वाहन राजधानी के बाहर से निकल जा रहे हैं। अगर वो नहीं होता तो आज दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता की स्थिति है वह इतनी खराब होती कि शायद हम लोगों का यहाँ जीना दूभर हो गया होता। ये नहीं है कि यहाँ कह दिया जाए कि पराली जलाने से दिल्ली का वो हो जाए, ऐसा नहीं है। सभी लोगों को इस पर विचार करना पड़ेगा, कोई चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, प्रत्येक नागरिक को इस पर विचार करना पड़ेगा कि कैसे हम जहां जीवित रह रहे हैं उसको कैसे साफ सुथरा रखें। श्रीमान, इसमें सबसे बड़ा कारण यह भी है बढ़ते हुए शहरीकरण का, तेजी से औद्योगिक विकास का। मानव जनित गतिविधियां इसमें प्रमुख कारण हैं। वायु प्रदूषण, उत्सर्जन और खराब वायु गुणवत्ता के कारण ही अगर देखा जाए तो 2030 तक वैश्विक आबादी, पूरे वैश्विक आबादी का
लगभग 50% शहरी क्षेत्रों में निवास करने लगेगा। तो जो शहरी क्षेत्रों में निवास करने लगेगा, जिस प्रकार से उत्सर्जन की स्थिति आएगी, तो स्वाभाविक रूप से वह प्रदूषण और बढ़ेगा। हमें इस पर हर स्थिति से विचार करते हुए, यह कोई एक नहीं है, मैं इस प्रस्ताव से अमी याज्ञिक जी ने कहा सहमत है कि सबको विचार करना चाहिए, इसमें कोई पक्ष विपक्ष इसकी स्थिति नहीं है। मान्यवर, HEI के रिपोर्ट के अनुसार 2017 में पार्टिकुलेशन मैटर PM प्रदूषण को मौत का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण माना गया है, और हर दर जो है भारत में भी ज्यादा पाई गई है, अन्य देशों में भी पाई गई है। वायु प्रदूषण को भारत में 2017 में 1.1 मिलियन से अधिक समय से पहले होने वाली मौतों का कारण माना गया। अब ये संसद में जब हम बहस कर रहे हैं, तो हम सभी लोगों को खुले दिमाग से इस बात पर बहस करना पड़े कि हम अपनी आबादी को कैसे बचावें। और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया स्वच्छता का, कि अगर सभी लोग इस पर विचार नहीं करेंगे तो वह कोई उस समय भी जो स्वच्छता का दिया, तो किस तरह से लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, माखौल उड़ाया। लेकिन आज भारत की आबादी ने माननीय प्रधानमंत्री के उस संदेश के आधार पर आचरण करना शुरू कर दिया है, और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, वह भी सड़क से जो है पॉलीथीन इत्यादि उठा करके ले जाके डस्टबिन में डाल देते हैं। खुला और गीला ये डस्टबिन नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में इस तरह से ये किया। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि धीरे धीरे हम उसको घटाते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी बहुत बड़ी संख्या में ये स्थिति है। मानवर, जनसंख्या वृद्धि में बढ़ती प्रवृत्ति और वायु गुणवत्ता का परिणामी प्रभाव भारतीय परिदृश्य में भी स्पष्ट है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के महानगरों की कुल जनसंख्या 46 मिलियन से अधिक है। जो शहरीकरण की बात मैं कर रहा था, 46 मिलियन से अधिक है। इन वर्षों में उद्योगों, जनसंख्या घनत्व, मानव जनित गतिविधियों में बड़े पैमाने में विस्तार हुआ है, और ऑटोमोबाइल के बढ़ते उपयोग के कारण भारत में भी वायु गुणवत्ता कम हुई है। यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कैबिनेट में डिसीजन करके ये कहा कि हमको अब पेट्रोल डीजल वर्जन गाड़ियों की अपेक्षा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना चाहिए। आगे आने वाले समय में भारत ने यह संदेश दिया कि अगर इलेक्ट्रिक वाहन हम नहीं अपनाएंगे तो प्रदूषण और अधिक बढ़ता जाएगा। यह माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की एक जबरदस्त मुहिम हुई, जो भारत में धीरे धीरे अब आगे बढ़ रही है। मान्यवर, WHO के अनुमानों के अनुसार दुनिया के 20 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से 10 केवल भारत में है। इस नाते हमको विचार करना पड़ेगा, एक आदमी को नहीं, सारे आबादी के लोगों को इस पर विचार करना पड़ेगा कि हम PM 2.5 उत्सर्जन की सांद्रता के किस तरह से उसको कम करने का काम करें। 5वां सबसे प्रदूषित जो देश है वो भारत को ही माना WHO ने। तो हमें तो हर दृष्टि से विचार करना पड़ेगा, और हमारी सरकार जिस प्रकार से इस पर विचार करते हुए प्रत्येक दिन नए नए आयाम के आधार पर लोगों को सचेत कर रही है, वह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब एक अलग का विषय है कि हिम भी पिघल रहा है, नदियां में प्रदूषण बढ़ रहा है। हर दृष्टि से गंगा मिशन का अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया कि अगर हिमालय से गंगा चल रही है तो हिमालय के गंगा की स्वच्छता को मैदान में भी उसको करें, इस नाते उन्होंने गंगा की सफाई का पूरा ये किया, और हजारों करोड़ रुपए जो है उस पर खर्च करने का काम, ताकि जल से जो जल जनित जो प्रदूषण होता है उससे हम अपने को बचा सकें। और उधर
उसको लेकर के भी चल रहे हैं। मान्यवर, हम अगर ये देखें तो एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में माने जाने वाले 18 मेगा शहरों में, जो दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, क्रमशः 7, 9 और 11वें स्थान पर है दुनिया भर की स्थिति में, प्रदूषित की स्थिति में। आप ये देखिए कि वाहन से 19 वाहन, ये जो भारत में मोटर चलित वाहन की परिवहन की मात्रा 1991 में 0.3 मिलियन से बढ़ करके 2012 में 159.5 मिलियन हो गई। 159.5 मिलियन, और अब वो और बढ़ गई है। तो इसका जो उत्सर्जन होता है स्वाभाविक रूप से वह घुलता है और घुल करके उसकी आर्द्रता को समाप्त करते हुए पूरी तौर पर खत्म करता है। दिल्ली, मुंबई, मंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों में कार्बन मोनोऑक्साइड से के वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की स्थिति यह है कि वह इतना बढ़ गया है कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। शहरी वातावरण में सड़क उत्सर्जन वायु प्रदूषण के भी प्रमुख योगदान है। दिल्ली में 37%, मुंबई में 30%, कोलकाता में 61% और में पीएम उत्सर्जन से सड़क की धूल का प्रमुख योगदान है। सड़क परिवहन बेंगलुरु में 41%, चेन्नई में 34%, सूरत में 42%, इंदौर में जो सबसे साफ सुथरा शहर माना गया है भारत का, उसमें भी 47% में PM 2.5 का सबसे बड़ा स्रोत है। इस नाते मान्यवर, हम सब लोगों को गंभीर होकर के इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जीवन रहेगा तभी सब कुछ रहेगा, तभी विकास होगा, तभी विश्व आगे बढ़ेगा। पिछले कुछ दशकों में भारत में भी जो है बड़े पैमाने पर औद्योगिक हुआ, लेकिन उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग से उद्योग से जुड़े हुए लोगों की मीटिंग बुला करके उनसे ये किया कि किस तरह से कार्बन का या और सबका उत्सर्जन हम कम से कम कर सकें। उन्होंने संदेश दिया, केवल ये नहीं कि वो जाकर के ग्लासगो में ही संदेश दिए, बल्कि भारत में भी लोगों को बुला करके उन लोगों को भी इस बात का संदेश देने का काम किए कि नहीं भाई, हर स्थिति में आप लोगों को भी काम करना पड़ेगा। उसमें उन्होंने ये भी दिया, ईंधनों में बायोमास, प्लास्टिक, कच्चे तेल का उपयोग भी शामिल है। वर्तमान उत्सर्जन सूची अध्ययनों में ऊर्जा स्रोतों की जो उपेक्षा की गई, दिल्ली में 2000 में न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बाद कई शहरी क्षेत्रों से निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में जो है यह स्थानांतरित कर दिया गया। वहां भी अब प्रदूषण अपने स्थिति में बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण भार का एक हिस्सा ईंट निर्माण, राजकोट में 42%, पुणे में 30%, इन शहरों की ये स्थिति है। इस नाते मान्यवर, जब इस पर विचार किया जाता है तब ये विषय आ जाता है कि यह भी कितना गंभीर हो गया है और इस पर हम सभी लोगों को एक एक करके विचार करके उस गंभीरता के आधार पर करना चाहिए। श्रीमान, हालांकि शहरों में तरलीकृत पेट्रोलियम LPG गैस का बढ़ावा देने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वह इस नाते किया कि 2 करोड़ सिर्फ देने की बात कहे थे और पूरे 7 करोड़ से अधिक परिवारों को हम गैस का सिलेंडर दे करके जो लकड़ी का कटान है उसको रोकने का काम किए, जो लोगों का धुएं से प्रदूषण होता था उसको रोकने का काम किए। यह सब जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, गरीबों को भी यह कि उनके पास भी गैस का सिलेंडर है, यह तो एक विषय था ही,
लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण था कि उसके आधार पर उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो सकेगी, दमा नहीं हो सकेगा जो धुआं जाता है। इस नाते हम ये समझ रहे हैं कि खाना पकाने और अन्य ऊर्जा के लिए भी प्राथमिक ईंधन के रूप में जो पहले लकड़ी हो जाती थी, गाय के उपले पशुओं के उपलों से ये हो जाता था, इस पर भी धीरे धीरे हम कम किए। मान्यवर, हमने जैविक कृषि पर भी जोर दिया। इस नाते जैविक कृषि पर जोर दिया कि जो प्रदूषण होता है गोबर से और सब होता है वो खेत में जाएगा। हमने उस पर रासायनिक खादों को कम करने का काम किया। इस नाते कम करने का काम किया कि उससे जब जाएगा तो प्रदूषण भी खत्म होगा, उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा, और जैविक उत्पाद अगर मिलेगा तो जैविक उत्पाद के आधार पर लोगों का स्वास्थ्य संवर्धन भी होगा। इस पर बार बार जोर देने का काम भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मान्यवर, हमारी जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों को दूर करने के लिए अनेक अध्ययन किए। अम्लीय वर्षा जो वायु प्रदूषण का परिणाम है, वातावरण में SO2 और NOx उत्सर्जन के ऑक्सीकरण के गीले जमाव के कारण, तो इस प्रकार से एक एक विषय। माननीय शुक्ला जी, आपने जो समय दिया है उसके अनुसार पूरा हो रहा है, और बोलना चाहेंगे तो आप बताएं। बस 2 मिनट। मतलब बहुत प्राकृतिक खेती चलती रहेगी। मतलब ओजोन एक और प्रदूषक स्थिति है जो पौधों में जानवरों और दोनों के लिए जहरीला होता है। ओजोन के परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण भी कम होता है और पौधों की धीमी वृद्धि होती है। जानवरों और मनुष्यों में ओजोन फेफड़ों में ऊतकों में प्रभावित करता है, जिससे अस्थमा, श्वसन संबंधी बीमारी, फसल की उपज पर जमीनी स्तर पर ओजोन का प्रभाव। शोधकर्ताओं ने 2014-15 के दौरान ओजोन के कारण फसल की उपज और वित्तीय समस्याओं से अखिल भारतीय नुकसान का मूल्यांकन किया और सबसे खराब परिणाम रहा जिसको उन लोगों ने कहा था। इसके अलावा बढ़े हुए ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण जानवरों तक का प्रजनन प्रभावित हुआ। इस नाते यह विषय कितना गंभीर हो जाता है कि हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि मानव के स्वास्थ्य पर अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में किए गए अध्ययनों के में मनुष्यों पर प्रदूषण के प्रभाव के बारे में समान निष्कर्ष थे। PM03, SOx, NOx जैसे उत्सर्जन में मनुष्यों के हृदय श्वसन तंत्र को भी नुकसान पहुंचाने में क्षमता हुई है। हाल के वर्षों में खराब वायु गुणवत्ता के परिणाम स्वरूप मानव स्वास्थ्य जोखिम हुआ है। मानवर, दिल्ली की 30% आबादी, 30%, यहाँ चर्चा होती है ना रोज दिल्ली के विषय, हमने दिल्ली को ये कर दिया, हमने दिल्ली को कर दिया। 30% आबादी प्रतिवर्ष वायु प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी समस्याओं की शिकायत से अपने पालती है। राजधानी में प्रदूषण के कारण 1990 और 2010 के बीच में मृत्यु दर दुगनी हो गई। मृत्यु दर ही दुगनी हो गई। आप सहज रूप से विचार कर सकते हैं कि हम जहां हैं, हम जहां निवास कर रहे हैं, वहां की क्या स्थिति है तो दूसरे जगहों की क्या स्थिति होगी। इस नाते स्वाभाविक रूप से हमको गंभीरता के साथ इस पर विचार करना पड़ेगा। सभी लोगों को मिल बैठ करके विचार करना पड़ेगा। और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अब जो मंत्र दिया ग्लासगो में, उसके आधार पर सभी लोगों को काम करना पड़ेगा। सब लोग उस प्रकार से काम करेंगे तो शायद इसको हम कम कर पाए, प्रदूषण को कम कर पाए। यह हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, देश में रहने वाले सभी लोगों की जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारियों को समझते हुए निश्चित रूप से हम कार्य करें ताकि भारत को सुरक्षित रख सकें। अभी जो एक मंत्र दिया कि सौर ऊर्जा का जो एक संदेश दिया, और सौर ऊर्जा जो जगह जगह लग रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर गंभीरता के साथ वो किया। इस नाते किया कि उससे भी जो विद्युत के कारण जो है
प्रदूषण हो रहा है वह कम होगा। और सौर ऊर्जा के आधार पर जब हम करेंगे तो लोगों का खपत, सौर ऊर्जा का बिजली की खपत भी कम होगी और लोगों का पैसा भी बचेगा। इस नाते सब पर विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस पूरे सदन को विचार करना चाहिए, गंभीरता के साथ करना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ग्लासगो में संदेश दिया उस पर अमल करते हुए काम करें।